देखिए जजेस भी सोसाइटी से आते हैं, अगर सोसाइटी बायस्ड है तो जजेस भी बायस होंगे। बट बहुत सारे जजेस हैं जो जिसके बारे में औरतें कहती हैं कि ये औरतों के अगेंस्ट बायस्ड है। सारे लॉज नहीं मिसयूज हो रहे हैं। मतलब ये एक जनरल फेमिनिस्ट आर्गुमेंट है कि जब 498 जेंडर बायस्ड लॉज की बात आती है तो लोग सीधे आर्गुमेंट देते हैं ऑल लॉज आर मिसयूज्ड। स्त्रियों को दिया गया है कि वो उनका जो स्टेटमेंट है इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू इनिशिएट द ट्रायल। आदमियों के पास ऐसा नहीं, आदमियों के सारे केस टेलर मेड हो सकते हैं। अगर कोई केस आपका बनता है तो वो टेलर मेड ही होगा, आपके लिए स्पेसिफिक होगा। कोई और वैसा केस लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा इसके कोई क्या होता है। अगर आपकी मदर की ज्वेलरी लड़की लेके गई है, जब तक लड़की केस नहीं करती तब तक आपकी मदर भी कंप्लेंट नहीं करती है। यंग लड़कों में ये डर बैठ गया कि अब शादी नहीं करनी है। अगर ऐसा होता तो अभी भी शादियां नहीं हो रही होती। दिल्ली के ये भी एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। दिल्ली के एक एसीपी साहब ने एक बोर्ड लगाया हुआ था, कोई भी महिला मेरे कमरे में अकेली ना आए। वही मैंने कहा ना कि जब औरतों के इतना लीवे मिलता है ना तो सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है तो दैट फियर, वो फियर नहीं रहता है। वैसे तो एक केस मुझे याद है, एक लड़का है रोहतक का है, सीए की तैयारी कर रहा था, उसके ऊपर पॉक्सो का केस लग गया, 5 साल वो जेल में रहा। ये चीज़ बताई थी कि जब से एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज हो गई, एक भय खत्म हो गया, कोई भय नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल का। कॉर्पोरेट में स्त्री और पुरुष एक साथ उससे ज़्यादा समय बिताने लगे जितना एक पति और पत्नी बिता रहे हैं। We don't follow any trend. We will set the agenda. Hello and welcome. You're watching The Edge Sets the Agenda. आज हमारे साथ पैनल में है मिस्टर शोनी कपूर। ही इज़ अ लीगल एक्टिविस्ट और पिछले 18 साल से वो आदमियों के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वसीम अली, वो अभी मेन वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है। हेलो सर, वेलकम टू द एज न्यूज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपसे, ये जर्नी कैसी रही है आपकी? जर्नी तो तभी स्टार्ट होती है जब किसी का केस होता है। तो मेरे ऊपर 2008 में केस हुआ था और उसके बाद से मैं कुछ एनजीओज़ और कुछ पोर्टल्स के थ्रू एक्टिविज़म करने लगा और जर्नी अभी चल ही रही है। सर पूरा केस क्या था? और 2008 में मेरे ऊपर एक झूठा डॉवरी केस हुआ था जिसमें मैं अरेस्ट हो गया था और मेरे बच्चे को लेकर एक संघर्ष हुआ। मेरे बच्चे को लेकर मेरी वाइफ चली गई थी, तो मेरी मेजर बैटल जो थी वो अपने चाइल्ड कस्टडी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। पर उस दौरान बाकी केसेस भी थे मेरे ऊपर, 498 डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस, एंड फॉर्चुनेटली ना लड़की को मेंटेनेंस मिली थी मेरे केस में शुरू के कुछ समय के बाद। और उस केस के दौरान मैंने अपने केसेस खुद फाइट करने शुरू किए पार्टी इन पर्सन, तो काफ़ी इंटरेस्ट मेरा लीगल फील्ड में पैदा हो गया। तो मैं रादर देन इमोशनल काउंसलिंग के ज़्यादा लीगल काउंसलिंग की तरफ आई टर्न एंड देन आई ज्वाइंड लॉ। आई डिड माय डिग्री इन लॉ एंड दैट हैज़ बीन द जर्नी। और आज की डेट में भी मैं हर तरह से कंसल्टेशन और अदरवाइज एडवाइस करता हूँ लोगों को। सर बट ये झूठा डाउरी का मामला बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था पिछले दिनों जब त्विषा का मर्डर केस हुआ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे लड़कियों पे सच में डाउरी का मामला था, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा फेक केसेस भी देखने को मिल रहा है डाउरी पे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने एक रिसर्च की थी दिल्ली जुडिशरी में, जिसमें 2021 से लेकर 2024 तक का मैंने पूरा डेटा निकाला, पूरे ऑल अक्रॉस दिल्ली, जिसमें समझ में आया कि टोटल 9,976 केसेस इन 4 सालों में दिल्ली कोर्ट्स के अंदर आए। 22 जुडिशियल ऑफिसर्स वर डीलिंग विद दिस केसेस। इन 9,976 केसेस को डील करने साल में 22 जुडिशियल ऑफिसर लगे हुए थे और इसमें मात्र 23 केसेस के अंदर कन्विक्शन हुई, विच इज़ 0.24%। तो अगर 100 में से 0.24% यानी 400 में से एक केस सच्चा पाया जाएगा तो उसके बाद ऑफ कोर्स जिस एक के साथ अन्याय हुआ है उसको भी ऐसी दृष्टि से देखा जाएगा कि जैसे उसने भी झूठा केस किया है। जब तक आप झूठे केसेस पे लगाम नहीं लगाएंगे
शेर आया बहुत बार करते रहेंगे तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि जब एक्चुअल शेर आया तो गांव वाले हेल्प करने क्यों नहीं है। अगर आपको शेर आया से बचाना है तो पहले झूठ बोलने वालों के ऊपर आपको लगाम लगानी पड़ेगी, तभी आप शेर से अपनी रक्षा कर सकते हैं, अदरवाइज आप शेर से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मेरा सवाल मिस्टर वसम से रहेगा कि क्या मेंस सेफ्टी सच में एक बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ संस्था से। सो करंटली तो आपने काफ़ी देखा होगा जो केसेस आ रहे हैं आपको। केतन का केस है, उससे पहले और भी केसेस आए हैं, तो रघुवंशी का केस है। सो ये बस एक रिसेंट फिनोमेना नहीं है, हम तो 20 साल से देख रहे हैं कि मैन हैव बीन ऑलवेज अंडर थ्रेट। स्पेसिफिकली आप जब स्टैटिस्टिक्स देखिएगा ना, वो बहुत अलार्मिंग है। 20 साल पहले जब मैं जुड़ा था तो रेट ऑफ सुसाइड था रफली डबल द मेन यूज्ड टू कमिट सुसाइड व्हेन कंपेयर्ड टू वुमेन। आज वो स्काई रॉकेट कर गया है, वो ट्रिपल हो गया है काफ़ी। और अब आपको हस्बैंड मर्डर्स भी स्टार्ट हो गए हैं। सो देयर इज नो फियर इनसाइड वुमेन नाउ कि वो कुछ भी कर सकती है। उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मेरे पास जब केसेस आते हैं तो अब उनको थ्रेट्स मिलते हैं, नीले ड्रम वाला थ्रेट मिलता है, तुम्हारा वही हाल करेंगे जो नीले ड्रम वाला हाल हुआ है। सो यस, मेंस सेफ्टी इज अंडर सीरियस डेंजर नाउ। एंड मतलब आप जाइए, रात को सो रहे हैं, रात को सो के कोई अभी केस आया था ना, रात को एक बंदा सो रहा था, उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया। सो यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट दिस। आप सो रहे हो, फिर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? एंड दिस इज प्राइमरली द रीजन दैट वुमेन हैव लॉस्ट द फियर ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस। उनको पता है वो कोर्ट में जाके जब फॉल्स केसेस भी करती हैं ना, क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पता है कि एवरीबडी इज प्रोटेक्टिंग हर। ये पुलिस इज प्रोटेक्टिंग हर, जुडिशरी इज प्रोटेक्टिंग हर, इवन सोसाइटी इज प्रोटेक्टिंग हर। लोग सबको बहुत नॉर्मल लगता है फॉल्स केस ही कर दिया कि यार जाओ साइड में खड़े हो जाओ, 500 रुपये फाइन लग गया। बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो मेन के ऊपर होते हैं ना, नोबडी इज बॉदर्ड टू थिंक अबाउट इट। सर बीते दिनों मैं एक क्लाइंट से ही बात करी थी जब मैं कोर्ट गई थी, तो उनका कहना था कि मेरे पे इतना उसने फेक केस लगाया जिसके बाद कोर्ट मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। कई लोगों के साथ हमने ये देखा है कि फेक रेप केसेस लगा दिए जाते हैं जिसके बाद शायद कोर्ट हमेशा वन साइडेड डिसीजन लेने पे आतुर हो जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो एक नया फिनोमेना आ रहा है आपको फेक रेप केसेस का। नो, सो इस पे बहुत टिपिकल आप अगर डेटा दिखेगा एनसीआरबी का डेटा, रफली 25 से 30 हज़ार के बीच में हर साल केसेस फाइल होते हैं। 50% आर कंसेंसुअल सेक्स। एक रिलेशनशिप है जिसका ब्रेकडाउन हो गया, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज लगाया उसमें। बैलेंस 50% का 50% इज एलोपमेंट केस। बचा कितना 10 से 20% जिसमें हमें पता नहीं कितने जेन्युइन है कितने नहीं है। बट जब ये केसेस जब जाता है तो सोसाइटी का इतना सिंपैथी फैक्टर रहता है इसमें, सच हियरनेस क्राइम माना जाता है, लेकिन कोई इसके पीछे नहीं देखना चाहता कि व्हाट इज डिफाइंड एज, मतलब कि किसी के साथ जबरदस्ती किया है, ये सबके दिमाग में आता है। बट पीपल डोंट नो, इतना फ्लिमजी डेफिनेशन हो गया है कि एनीथिंग हैज बिकम। और जुडिशरी का भी सेम माइंडसेट होता है। द मोमेंट दे ट्राई टू साइड विद द हस्बैंड, उनको पता है बहुत ज़्यादा बैकलैश आएगा, और उनका एक प्रोटेक्टिव नेचर भी होता है टुवर्ड्स वुमेन। तो ये सब फैक्टर जब प्ले करता है तो जो मेन जो इसमें कॉट होते हैं उनको रिलीफ नहीं मिलता है, तो इमीडिएटली अरेस्ट होता है। जब तक चार्जशीट नहीं हुई तब उनको बेल भी नहीं मिलती है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा केसेस की, जहाँ आप बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एक रिसर्च केसेस पे भी की थी, जैसे डॉवरी पे की थी। 2021 से 2024 तक 4 साल के अंदर कन्विक्शन रेट ऑफ इन दिल्ली इज ओनली 4.1%। बट उससे भी सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि नियरली 45% वुमेन हैव रिजाइल्ड आफ्टर फाइलिंग फॉल्स रेप। आफ्टर फाइलिंग केस दे से दैट नथिंग ऑफ दिस नेचर हैज हैपेंड अगेंस्ट अस। और इसके पीछे ना कुछ गैंग्स हैं, और एक दो नहीं है, बहुत गैंग्स काम कर रहे हैं जिनका काम है लड़कियों के द्वारा लड़कों को सोशल मीडिया पे या कहीं से भी या मैट्रिमोनियल वेबसाइट से उनके साथ संपर्क करना और उनके साथ संबंध बनाना। ये सारे संबंध कंसेंसुअल बनते हैं, और उसके बाद एक स्टोरी आ जाती है कि ये मुझे एक होटल में ले गया, इसने मुझे एक दवाई पिलाई, और ये जो दवाई है, जो एक गोली है, जादू की गोली जिसे मैं कहता हूँ, क्योंकि ये किसी को नहीं पता ये गोली कौन सी है, ये नियरली 1/3 केसेस में है। नियरली 1/3 केसेस के ये एक जादू की गोली है जो कि विक्टिम उसको दूध में, कॉफ़ी में, चाय में, कोल्ड ड्रिंक में, पानी में मिला के देता है। उसके बाद लड़की बेहोश हो जाती है, लड़की को पता ही नहीं होता उसके साथ क्या हुआ है। जब उसको 2 घंटे बाद होश आता है तो उसे पता चलता है कि मैं चुका है, और इसकी मेरी सारी फोटोग्राफ्स जो हैं इस लड़के के पास है। हरियाणा के अंदर एक केस हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था। उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी ने एक स्त्री को महिला सशक्तिकरण सम्मान दिया। उसका
कहना ये था कि इस लड़की ने 26 पकड़वाए हैं। थोड़ी जांच करने के बाद जब एक्टिविस्ट ने आवाज़ उठाई तो पता चला वो 26 के 26 केसेस उसने खुद ही दर्ज कराए थे। और सबकी स्टोरी लाइन सेम थी कि वो एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे थी, उसे कोई लड़का संपर्क करता था शादी करने के लिए, फिर वो उसे एक होटल में ले जाता था जहाँ उसे सेम कुछ पिलाया जाता था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती थी, जिसके बाद उसके पास तो ये लड़की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 26 बार होटल में गई, 26 बार उसको वो दवाई पिलाई गई, 26 अलग अलग लोगों ने दवाई पिलाई। तो ऐसे ऐसे केसेस अगर सामने आते हैं तो आपको लगता है कि किसी का फेथ होगा कि कोई जन हो। सर, अभी हाल के दिनों में हमने एक केस सुना था शिल्पा शिंदे का, आपने देखा होगा कि उसने फेक केस लगाया था। उसने फेक हरासमेंट केस लगाया था, उसने फेक केस नहीं लगाया था, उसने फेक सेक्सुअल हरासमेंट केस लगाया था। और अब उसी में एक ताज्जुब की बात यह है कि मैं तो खैर लड़की का नाम कभी भी नहीं लूँगा, पर आपने ले दिया है। तो उस एक्ट्रेस ने बाद में क्या कहा, उसने एक वीडियो जारी किया, उसमें कहा कि मैंने जो करना था कर लिया, एंड देन शी शोड मिडल फिंगर। उसके बाद जो तुमसे उखाड़ना चाहते हो उखाड़ लो। हुआ क्या था, और मैं हमेशा ये मानता हूँ ये एक्ट्रेस जो है ये एक स्टूज है। ये इस एक्ट्रेस के बारे में कोई सब भूल चुके थे पिछले 10-12 साल से या 5-6 साल से, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सडनली वो एक पॉडकास्ट करती है, वो उसका एकमात्र पॉडकास्ट है, उससे पहले उसका कोई पॉडकास्ट नहीं है, उसके बाद उसका कोई पॉडकास्ट नहीं है। ये फेमिनिस्ट लॉबी है जो ये दिखाना चाहती है, जो ये बताना चाहती है हिंदुस्तान की लड़कियों को कि आप झूठे केसेस करके निकल सकते हैं, बच सकते हैं, और आप बखूबी दुनिया को बता सकते हैं कि मैंने झूठा केस किया था, उसके बावजूद मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, और चैलेंज है जो उखाड़ना है उखाड़। अगर किसी में कोई हिम्मत है, किसी पुलिस में कोई हिम्मत है, किसी कोर्ट में कोई हिम्मत है, कोई स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता इस बात का? एक केस होता है दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए स्वतः संज्ञान ले लेती है कि हमने खुद ही कॉग्निजेंस ले लिया कि इसके अंदर चीज़ ठीक नहीं हो रही, न्यूज़ रिपोर्ट आई। एक लड़की चीख के कह रही है कि जी मैंने झूठा केस किया, चलो सेक्सुअल हरासमेंट किया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। बड़ा सरप्राइजिंग है। अगर लीगल टर्म्स में हम जानना चाहें तो उन पे क्या एक्शंस हो सकते हैं? उसके ऊपर क्योंकि उसने एक कंप्लेंट दी थी, पुलिस कंप्लेंट दी थी, तो उसके अंदर 182 आईपीसी जो पुराना आईपीसी है उसके अंदर 182 यानी गिविंग फॉल्स कंप्लेंट टू अ पब्लिक सर्वेंट, ये केस तो हो ही सकता है। इसके अलावा भी आई थिंक देयर शुड बी सम अदर पेनल्टीज ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन हर सो दैट इट कैन बी मेड आउट, अ केस कैन बी मेड आउट कि आप किसी के ऊपर झूठा केस करके बच नहीं सकते हैं, आप फाइनेंशियल सेटलमेंट लेके बच नहीं सकते। मेरा सवाल आपसे रहेगा सर कि जब किसी आदमी के साथ गलत होता है और वो सामने आता है तो दुनिया उस पर विश्वास ही नहीं करती है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी के साथ। सोसाइटी का एक बेसिक बिहेवियर है कि उनकी सहानुभूति औरतों के साथ हमेशा ज़्यादा रहती है। देयर इज सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स वुमेन व्हेन कंपेयर्ड टू मैन। और जनरली आप मीडिया दिखेगा, एंटरटेनमेंट मीडिया देखिए, दूसरा मीडिया देखिए, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, एक औरत को हमेशा अबला दिखाया गया है और मैन को हमेशा अग्रेसर दिखाया गया है। तो इस तरह से मेंटली भी प्रिंट हो जाता है कि एक आदमी जो होता है ना वो एक अग्रेसर होता है हमेशा, और एक औरत जो होती है हमेशा वो एक विक्टिम होती है। ये ना सालों साल ये चलता चला गया, ये इम्प्रिंट कर दिया गया दिमाग में। और जनरली ये हमारी अपब्रिंगिंग भी इसी तरह से होती है कि हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स अ वुमन, आदमी है वो तो झेल लेगा, मर्द है मर्द को दर्द नहीं होता है। इस तरह से ये सारा फैक्टर्स लेके जब कोई आदमी जब आता है अपने आप को प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले होता है डिसबिलीफ और डिस्ट्रस्ट का। आपको बहुत समझाना पड़ता है बट लोग समझते नहीं हैं। तो दैट्स वाई जब हमारी संस्था आई ना, जिसने लाइक माइंडेड लोग थे जो इस तरह के इश्यूज समझते थे, तो बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस हुआ हमारा। कोई लोग आए तो उनको लगा कि चलो कोई वॉइस है जो हमारे इश्यूज को समझ रहा है, हम जज नहीं कर रहे हैं। बट कॉमन इसमें तो कहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। आपको बस घर वाले ही समझ सकते हैं, घर वाले के बियॉन्ड में कोई नहीं समझता। उनको लगता है अंदर नहीं आदमी है, कुछ तो किया ही होगा। ये पूरा नैरेटिव चलता है। ये नैरेटिव ना पूरा बिल्डअप हुआ है लास्ट 50 to 100 ईयर्स में। कोई डेटा नहीं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। आपने कहा 7 से 8 महीने में आदमियों पे जितने केसेस आते हैं औरतों पे उतने केस आते हैं, औरतों पे 1 महीने में केस आते हैं। मेरे को एक बात बताइए, आप डेटा लाए कहाँ से? आदमियों के ऊपर कितने केस होते हैं ये तो स्टैटिस्टिक्स कहीं अवेलेबल ही नहीं है।
मैंने इतनी आरटीआईज लगाई पुलिस थानों में कि मुझे बताया जाए कि कितने मर्दों की हत्या उनकी वाइफ के द्वारा की गई या पैरामोर के द्वारा की गई या उनके इन-लॉज के द्वारा की गई। तो वो कहते हैं हम ऐसा कोई डेटा मेंटेन ही नहीं करते। जब कोई ऐसा डेटा मेंटेन ही नहीं होता है तो ये कह देना सहज है कि भैया आदमियों पे जितने केस होते हैं उससे कई गुना केस लड़कियों के ऊपर होते हैं। दूसरी बात, एक और डेटा में खराबी है, क्योंकि डॉवरी डेथ का जो केस होता है, जो खासतौर पे आप बात कर रही हैं डेथ की या मर्डर की, उसमें विदिन 7 ईयर्स अगर किसी लड़की की डेथ अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हो जाती है, यानी वो बीमार नहीं थी, वो हॉस्पिटलाइज नहीं थी, अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, गिर गई, छत से गिर गई, जल गई, कुएं में गिर गई, सड़क पे जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस अगर डेथ होती है तो पुलिस की मजबूरी है कि एक एफआईआर दर्ज करे। अब जब भी वो एफआईआर दर्ज होती है वो क्राइम में एक स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। तो अभी मैं डेटा देख रहा था कि पिछले 5 साल के अंदर लगभग 35,000 मुकदमे ऐसे दर्ज हुए जहां पे विदिन 7 ईयर्स अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस डेथ हुई। अगर आप ऐसी ही स्टैटिस्टिक्स की बात आदमियों के साथ करेंगे कि जिनकी डेथ विदिन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हुई, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये 35,000 नहीं होंगे, ये 70,000 या 1 लाख होगा फिगर। क्योंकि आदमी बाहर जाता है, आदमी जो है ज़्यादा हैजार्डियस काम करता है जिसमें उसकी डेथ होने की संभावना ज़्यादा होती है, और अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, यंग डेथ जहाँ भी होती है वर्ल्ड वाइड, ये हमेशा अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस ही होती है, एक्सेप्ट मेडिकल कंडीशन। तो इसलिए ये डेटा जो है ऐसे ही स्क्यूड है, और उसके अंदर एक आपने ये डाल दिया है कि जिसको कहते हैं कि ऐसा माना जाएगा कि अगर कोई 7 साल के अंदर डेथ हुई तो माना जाएगा कि ये डॉवरी डेथ है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो डॉवरी डेथ के केसेस भी हैं उसमें भी लगभग 50% में जो चार्जशीट आती है उसके अंदर फाइनल रिपोर्ट आती है कि ये नॉर्मल डेथ थी, इसके अंदर कोई क्रिमिनलिटी का एंगल नहीं था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनके भी क्वेश्चंस लेंगे हम। आप लोग में से कौन क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन मेरा एक जनरल क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने देखा है कोर्ट के 5-6 साल से मैं भी कोर्ट में आना जाना हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल और सेशन लेवल पे जो हमारे जो जजेस होते हैं वो एक बायस्ड डिसीजन देते हैं। मैंने कई केसों में ना सुनवाई के दौरान मैं खड़ा रहता हूँ उधर, तो मैंने देखा है एक जनरल आदमी जो है वो ठीक है वो बोल नहीं सकता वहाँ पे, उसका जो वकील है एक्चुअली में वकील ही नहीं बोलने देता कि मैं, और जज भी ये कहते हैं कि आप चुप रहो आपका वकील है, तो वकील ही बोलता है। और वकील भी क्या है कि मोस्टली मैंने ज़्यादातर देखे हैं वो बायस्ड होते हैं। वो भी जनरली जो पहले से फिनोमेना चला आ रहा है कि वो फेमिनिज़म के मैं विक्टिम बोलूँगा उनको, फेमिनिज़म के विक्टिम एक्चुअली में जितने भी मेल साइड है ना, जितने भी पुरुष लोग हैं 98% तो सारे फेमिनिस्ट हैं। बात बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं लोग। सो जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट की जो सिस्टम है, वहाँ पे एक नॉर्मल एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है वुमेन के लिए। आप जाइएगा तो वुमेन की बात ज़्यादा कहते हैं, अहमियत दी जाती है। मेन मतलब आपको अगर एविडेंस सबमिट करना है तो हस्बैंड का एविडेंस एक वाटर टाइट एविडेंस होना चाहिए, तब जाके उसके फेवर में आएगा। जहाँ ज़रा से भी लूज एंड हुआ ना, सीधे एकदम वाइफ के पड़ने में चला जाएगा। तो ये जैसे मैंने बताया, एक थोड़ा सोसाइटी का माइंडसेट भी है, उनका थोड़ा सा इंटरनल प्रेशर भी होता है जुडिशरी का। जहाँ तक हमें पता है, उनको ना इंटरनल हमने देखे कई केसेस, कई जजेस जिन्होंने कोशिश की है हस्बैंड के फेवर में देने के लिए, तो इंटरनली उनका कैरियर ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ा है। सो देयर आर ब्राउनी पॉइंट्स ऑल्सो अटैच टू इट। अगर आप जितने ज़्यादा वुमेन के केसेस हैंडल करते हो और उनके फेवर में जजमेंट आ रहा है। सो इसका देखो तरीका ये है ना कि हस्बैंड्स को जागरूक होना पड़ेगा और अपने केस को ना अच्छे से वहाँ पे फाइट करना पड़ेगा हिम्मत के साथ। हम लोग जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस हम देखते हैं जब हमारे पास आते हैं तो वो डोसाइल रहते हैं कोर्ट के सामने, बट आपको अपना जज्बा चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। सर, जैसे उनका कहना है कि फेक केसेस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे, देखिए इनका अपना एक व्यक्तिगत ऐसा हो सकता है। मैंने अपने केस में भी देखा और मैंने बहुत सारे केसेस में जो मैं डील करता हूँ उसमें भी देखा है। मैं इस बात से 100% सहमत नहीं हूँ। यस, इनिशियल जो वेरी फर्स्ट जो प्रत्यक्षदर्शिता जिसको कहते हैं, जिसको कॉग्निजेंस लेवल कहते हैं, उसमें जो लड़की ने बात की होती है उसे सत्य माना जाता है। बट एज द थिंग्स प्रोग्रेस, अगर आपके पास साक्ष्य हैं या उसके पास साक्ष्य का अभाव है, दोनों ही केसेस के अंदर अगर आप उसको ठीक से क्रॉस एग्जामिन करते हैं या फाइट करते हैं तो फाइनल डिसीजन काफ़ी हद तक आपके फेवर में आ सकता है। मैं अपने केस की बात करता हूँ, मेरे केस में भी पहली डेट पे मेंटेनेंस लग गई थी, बट ऑन द थर्ड डेट व्हेन आई प्रोड्यूस्ड एविडेंस कि मेरी बीवी काम कर रही है, चाहे उसकी सैलरी मीगर है,
immediately on the same date, the same judge reversed a decision and मेरी वाइफ की मेंटेनेंस जो है सेम डे रिजेक्ट, और उसके कहा था कि अब बच्चे की मेंटेनेंस मैंने उसके बाद से देनी है। तो पर ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हाउ यू प्रेजेंट योर केस। बहुत सारी बातों, बहुत सारे चीज़ों में हमें, जैसे इस केस में या किसी और केस में, हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा सारा केस एक ही दिन में डिसाइड हो जाना चाहिए, और सोल्यूशन उसका यही है कि आज किस चीज़ के लिए बात होनी है, और मैं सिर्फ अगर अपनी बात को उस पर कन्फाइन कर लूँ तो हो सकता है आई कैन इम्प्रेस द जज बेटर। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं भी शुरुआत में था तो मैं कहता था सारा केस झूठा है, ये भी झूठ है, वो भी झूठ है, तो उससे क्या होता है कि जज के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सुने, और हम कई बार अनर्गल पॉइंट्स पे ज़्यादा बात करते हैं। पर अगर मेंटेनेंस का केस है तो 3 ही चीज़ें अहम हैं। क्या इसके पास अलग रहने का रीज़न था, क्या ये कमा रही थी या कमाने में सक्षम है, क्या मैं कमा रहा हूँ और मैंने इसको मेंटेन करने से मना किया है। अगर इन 3 चीज़ों पे अपने आर्गूमेंट्स को कन्फाइन किया जाए तो मेरे को लगता है कि बहुत हद तक चीज़ें जो है आपके फेवर में आ सकती हैं। बट आएंगी या नहीं आएंगी, और देखिए जजेस भी सोसाइटी से आते हैं, अगर सोसाइटी बायस्ड है तो जजेस भी बायस होंगे। बट बहुत सारे जजेस हैं जो जिसके बारे में औरतें कहती हैं कि ये औरतों के अगेंस्ट बायस है, और मैं महिला जजों की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर बहुत सारी महिलाएं जज हैं जिनकी कंप्लेंट होती है कि ये पुरुषों के लिए बायस्ड है। नहीं, बट मैं थोड़ा सा डिफर इसलिए भी करूँगा इसमें, मतलब यू आर राइट ऑन द मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट मेंटेनेंस का केस है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें 2 चीज़, एक तो क्रिमिनल केसेस होते हैं, एक सिविल मेंटेनेंस केस होता है। क्रिमिनल केसेस में फिर भी यू कैन रिलाई ऑन ट्रायल कोर्ट, क्योंकि एविडेंस बेस्ड होता है, सब कुछ होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एंड जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होता है तब तक कन्विक्शन नहीं होती है। बट क्रिमिनल इज ओनली वन पार्ट, मेंटेनेंस बहुत ही डैमेजिंग चीज़ होती है वो, ठीक है। तो जब वहाँ पर आता है ना आपका मेंटेनेंस, फर्स्ट डे जिस दिन एप्लीकेशन किया एड इंटरम लग गया, इंटरिम मेंटेनेंस स्टेज में गए, आप उस टाइम तक प्रॉपर एविडेंस नहीं आप सबमिट किया आपने, वो मेंटेनेंस लग गया। मेरा क्वेश्चन है कि सारे लॉज आजकल मिसयूज़ हो रहे हैं, क्या लड़का भी कोई लॉ केस लगा सकते लड़की पे? सारे लॉज नहीं मिसयूज हो रहे हैं, मतलब ये एक जनरल फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट है कि जब 498 जेंडर बायस लॉज की बात आती है तो लोग सीधे आर्ग्यूमेंट देते हैं ऑल लॉज आर मिसयूज्ड। थोड़ा बहुत मिसयूज होता है, बट द लेवल ऑफ मिसयूज जो जेंडर बायस लॉज में हो रहा है ना, दैट इज अनथिंकेबल, बियॉन्ड एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपके पास अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हम मिसयूज तो करने के लिए बोलते नहीं है किसी को, ठीक है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केसेस अगर उसने कहीं पे झूठ बोला है, फॉल्स एविडेंसेस लगाया है, तो वो सब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको काउंटर करने के लिए। बट एक बार फॉल्स केस प्रूव हो गया, देन अगेन इट्स द सेम लीगल प्रोसेस। 6 साल आपको लगेंगे ये केसेस को प्रूव करने में कि आप इनोसेंट हैं, फिर अनदर 6-7 साल लगेगा आपको ये करना। इसलिए हम यही डिमांड करते हैं कि इस केसेस में जब इतना ज़्यादा मिसयूज है, वंस द फॉल्स केस इज प्रूवन दैट इट इज फॉल्स, सुओ मोटो आपको एक्शन होना चाहिए इनिशिएटिव। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, अनलाइक जो स्त्रियों को दिया गया है कि वो उनका जो स्टेटमेंट है इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू इनिशिएट द ट्रायल, आदमियों के पास ऐसा नहीं है। आदमियों के सारे केस टेलर मेड हो सकते हैं। अगर कोई केस आपका बनता है तो टेलर मेड ही होगा, आपके लिए स्पेसिफिक होगा। कोई और वैसा केस लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा इसके कोई सी क्या होता है, अगर आपकी मदर की ज्वेलरी लड़की लेके गई है, जब तक लड़की केस नहीं करती तब तक आपकी मदर भी कंप्लेंट नहीं करती है। फिर बाद में रो रही होती है आपकी मदर, जी मेरी भी तो ज्वेलरी ले गई थी, उसका तो केस दर्ज नहीं हुआ, 6 महीने हो गए हैं उसका। उस समय आपको त्वरित एक्शन लेना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज़ है। बट अगेन फिर अभाव है, हम क्यों केस इनिशिएट करें, हम इनिशिएट करेंगे तो 6 केस बाद में आएंगे। बट कई बार ये होता है कि लोहे को लोहा काटता है, तो अगर आप काउंटर केस अच्छा कर सकते हैं, अगर आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कोई केस, तो जनरली लड़की का केस बहुत जल्दी डिमोलिश हो जाता है। सर बीते दिनों लड़कों के साथ जितना केस हुआ, चाहे वो सिया केतन का मामला हो, मुस्कान रस्तोगी का मामला हो, या चाहे एलमनी की हम बात ले लें, कहीं ना कहीं यंग लड़कों में ये डर बैठ गया कि अब शादी नहीं करनी है। अगर ऐसा होता तो अभी भी शादियां नहीं हो रही होती। ये हमेशा ही जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो एक वेव चलती है, और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो शादी नहीं करना चाहते। ये कह देना कि एक इंसिडेंट से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक चीज़ हो रही है
ओवर द पास्ट से 20-25 ईयर्स जो मेल्स हैं जो शादी नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एवरी ईयर जो मेल्स हैं जो शादी नहीं कर रहे हैं, बहुत लेट शादी कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि एक आदमी को एस्टेब्लिश होना चाहिए, वेल एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए व्हेन ही गेट्स मैरिड। तो कई बार, और लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी सोसाइटी में लड़की नहीं कमा रही है, 29 साल की है तो भी उसकी शादी हो जाती है, पर लड़का अगर अच्छा नहीं कमा रहा है, वो 30-31 साल का, तब भी उसकी शादी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये। दूसरा जो भय का माहौल है, क्या होता था आज से 2 साल 3 साल पहले तक, या मैं कहूँ अतुल सुभाष के केस तक, मेन स्ट्रीम मीडिया में हस्बैंड या हस्बैंड डेथ की खबर नहीं आती थी। आती भी थी तो जब हम मेंस राइट एक्टिविस्ट किसी फोरम पे ये बात उठाते थे कि इस लड़के ने भी सुसाइड किया, इस लड़के ने भी सुसाइड किया, इस लड़के ने भी सुसाइड किया, तब किसी को पता चलता था। पर अतुल सुभाष के केस के बाद क्या हुआ कि एक जागरूकता आई। मेंस ने, जितने भी मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे हर एक मर्डर, हर एक सुसाइड को पिकअप करना शुरू किया। आज की तारीख में अगर आप देखें तो इसी साल में जो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ सोशल मीडिया से, उसमें 200 ऐसे केस हैं, लगभग 200 ऐसे केस हैं जिसमें स्त्री ने अपने इत्र संबंध के चलते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते अपने बच्चों की हत्या की है। एंड इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। ये वो नंबर है जो सोशल मीडिया पे किसी ना किसी न्यूज़ आइटम को उठा के लाया गया है। और लगभग 500 ऐसे केसेस हैं, लगभग 500 ऐसे केसेस हैं जिसमें स्त्री ने अपने मंगेतर, अपने पति, अपने इन-लॉज की हत्या की है। और 90% ऑफ दीज केसेस, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मैरिटल का एंगल शामिल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ 2018 में आया हुआ वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। उससे पहले एक डर होता था, किसी के अंदर भी एक्स्ट्रा मैरिटल में संबंध बनाने में एक भय होता था कि अगर मेरे खिलाफ कुछ हो गया या इसका पता चल गया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। वो भय खत्म हो गया। उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसने कहा कि डीएनए टेस्ट नहीं होगा बच्चे का, बच्चा किसी का भी है, शादीशुदा आदमी का ही माना जाएगा। अगर आप एक मैरिज रिलेशनशिप में हैं, आपकी बीवी एक्स्ट्रा मैरिटल के थ्रू एक बच्चा पैदा करती है और आप ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि मेरा उस दौरान जब ये इम्प्रेग्नेट हुई थी, मेरा कंटिन्यूसली इसके साथ मैं इसके साथ नहीं रह रहा था, कोहैबिट भी नहीं कर रहा था, तब तक डीएनए टेस्ट कोर्ट इजाज़त नहीं देता उसकी। तो उसके दौरान ऐसे में आदमी यही सोचता है ना, जब आदमी इस तरह के केसेस देखता है, और ख़ासतौर पे जिनके परिवार में केस हो रखे हैं, तो दूसरे बच्चे जब इस तरह की खबरें सुनते हैं तो कहते हैं जी मैंने क्यों इस दलदल में फंसना है, जहाँ पे हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, जहाँ पे बीवी का इत्र संबंध हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर शादी नहीं चली, बाई चांस वैसे ही छोड़ना पड़ा, तो इतनी हेफ्टी एलिमनी, कभी मकान देना पड़ेगा, कहीं गाड़ी देनी पड़ेगी। और ये जितनी भी स्टोरीज होती है ना कि फलानी एक्ट्रेस ने 200 करोड़ रुपए ले लिए, या सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा कि 3 करोड़ रुपया, एक गाड़ी, एक मकान दिया जाएगा। अब ये होते कहीं कहीं के इंसिडेंट हैं, बट जब ये हाईलाइट हो जाते हैं तो सारे दुनिया में सारी लड़कियों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मुझे डाइवोर्स के समय एक मकान मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी। चाहे पति के पास अपने पास गाड़ी ना हो, उसके पास किराए का मकान हो, पर जब वो सेटलमेंट के लिए बैठती है तो कहती है जी एक मकान एक गाड़ी। तो ऐसे में आदमी के अंदर एक नेचुरल भय आ जाता है, और ख़ासतौर पे जिनके परिवार में ऐसे केस हुए हैं वो तो बहुत डरते हैं, और उनकी अलग से उनके माँ बाप अलग काउंसलिंग के लिए जाते हैं, जी नहीं इसको समझाओ कि शादी करना ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा सर, एक केस को देख के दूसरा केस होता है, तो हाल में सिया का एक बयान आया था कि उसने सोनम रघुवंशी के केस को पूरी तरीके से स्टडी किया है कि उनसे कोई गलती ना हो। तो जब ऐसे केसेस इतने ज़्यादा मात्रा में सामने आ रहे हैं तो अब आदमियों को क्या करना चाहिए? अब जैसे बताया ना कि अब सिम्टम्स तो दिख रहे हैं कि लोग शादी से थोड़ा सा साइड स्टेप करना चाह रहे हैं, तो अब मैं हमेशा बोलता हूँ ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप ना सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, यू विल बी मोर सेफ। पर वो भी नहीं रख सकते, क्योंकि आज की तारीख में अगर आपको काम करना है तो कहीं ना कहीं स्थिति तो आपसे मिलेगी, आपके ऑफिस में होगी, और ऑफिस के अंदर पोस्ट का मुकदमा लग सकता है आपके ऊपर, एक का मुकदमा। और ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे लड़का कहता है मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला भी नहीं, और उसके मुकदमा डाल रखा है, पता चलता है उसकी भाभी ने डाल रखा है, कजन भाभी ने डाल रखा है। तो जरूरी नहीं है आप अगर शादी नहीं करते, कोरोना नहीं हुआ, एविडेंसेस बहुत की होते हैं इसमें। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पब्लिक प्लेसेस में रहें जहाँ सीसीटीवी कैमरा है, जितनी भी प्रॉक्सिमिटी होती है आपको पता रहना चाहिए कि इफ यू डोंट नो सम वुमेन,
जैसे वर्क प्लेस हो गया तो कॉमन एरिया या सीसीटीवी है, ट्राई टू मेक इंटरेक्शन देयर ओनली। अब जहाँ सिक्योरिटी इसमें आ गया तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वैसे मेरे को भय की बात से एक बहुत अच्छी बात याद आई। दिल्ली के ये भी एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। दिल्ली के एक एसीपी साहब ने एक बोर्ड लगाया हुआ था, कोई भी महिला मेरे कमरे में अकेली ना आए। एसीपी साहब ने लगाया हुआ था। इसके अलावा कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैं किसी औरत को अपने कमरे में अकेला नहीं आने दूंगा। एक्स चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है, एक एसीपी ये कह रहा है, तो समझिए अगर इन्हें भय लगता है तो एक साधारण इंसान को भय लगना तो बड़ा लाजिम है। सर, जैसे आपने एविडेंसेस की बात की, तो जो सोनम रघुवंशी का केस था वो कई हद तक प्रूव होता जा रहा है कि उसने क्राइम किया है, लेकिन उस पर भी उसको इतना बेल मिलना, बेल को डिनाई भी नहीं करना चाहती है हाई कोर्ट। तो जब तक बेल मिलते रहेगी तो ऐसे ऑफेंसेस तो ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे। वही मैंने कहा ना कि जब औरतों को इतना लीवे मिलता है ना, तो सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है, तो दैट फियर, वो फियर नहीं रहता है। अब सिया का जो केस है, सिया गोयल का केस है, आपने बताया उसने जो निकल कर उसने रिसर्च किया था सोनम रघुवंशी का। उसके माइंड में कहीं पे था ना कि चलो कुछ मुझे सज़ा मिल सकती है, मैं इतने दिन जेल में रहूँगी, फिर मैं बाहर आ जाऊँगी, फिर 20 साल केस चलेगा, सो आई विल बी फ्री। तो शी नो एज ए वुमेन उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, इससे स्कॉट फ्री तो नहीं निकलेगी, तो दैट इज़ फॉर श्योर, बट एक लंबे टाइम तक जब खींचेगा। जैसे आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था, सम वुमेन वर कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, पहले तो उसको चेंज करके लाइफ सेंटेंस कर दिया गया। अब कुछ दिन बाद होगा ना, उसको 10 साल या 15 साल की जेल के बाद उसको रिलीज भी कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें ना एक ख़ास तौर पे एक हमारे ही लीगल सिस्टम में स्त्री को बेल देने की एक अलग प्रथा है। प्रथा नहीं है, बल्कि सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर कोई इन्फर्म है, कोई ओल्ड है या लेडी है, तो उसे बेल दे दी जाए। तो इसका बहुत मिसयूज़ होता है हाइनेस क्राइम में, जैसे जुवलाइन के साथ किया गया कि हाइनेस क्राइम में जुवलाइन को भी एज अ एडल्ट ट्रीट किया जाएगा। तो हाइनेस क्राइम जहाँ भी होता है, औरतों के पास से ये जो सुविधा है ये ले लेनी चाहिए और उनको भी एज एनी इंडिविजुअल ट्रीट करना चाहिए। बेल शुड नॉट बी अ राइट फॉर दैम, ये मेरा कहना है। और पर जब हम बात करते हैं कि बदलाव की, तो बदलाव तो अमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। इसमें हम ये ना बैंडेड लगा के बदलाव नहीं कर सकते हैं। पूरे कानून में बदलाव की आवश्यकता है। जितने भी बेनोवलेंट प्रोविजंस हैं लॉ के, उन सबको देखा जाना चाहिए। उसके अंदर सिस्टमेटिकली मिसयूज़ क्लॉज ऐड किया जाना चाहिए कि अगर 99%, 99.76% केसेस में सज़ा नहीं हो रही है और आप पैसे लेके जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो यार? क्यों जाने दे रहे हो? 45% औरतें पैसा लेके कहती हैं हमारे साथ रेप नहीं हुआ, और कमाल की बात यह है उन्हें सरकार से भी कंपनसेशन मिला है और वो कंपनसेशन भी उन्हें वापस नहीं करना। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर लोगों को लगेगा ना कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। सर, बीते दिनों जो एक कमेंट हमारे चैनल पे लगातार दिखाई दिया है और जो आदमियों के द्वारा किया गया कि क्या आदमियों के लिए लॉज है ही नहीं जो वो यूज़ कर सके? आदमियों के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है जो वो स्पेसिफिक वुमेन के अगेंस्ट यूज़ कर सके। जैसे एक स्त्री कानून का दुरुपयोग, कानून का प्रयोग या दुरुपयोग दोनों कर सकती है दहेज के लिए, प्रयोग या दुरुपयोग दोनों कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए या मेंटेनेंस के लिए। ऐसा कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है जो आदमी अपनी स्त्री के खिलाफ फाइल कर सकता है एक्सेप्ट डाइवोर्स। और शायद हिंदू मैरिज एक्ट एकमात्र ऐसा एक्ट है जिसके अंदर थोड़ी सी लीवे है आदमी को मेंटेनेंस लेने के लिए। वो भी कहाँ फाइल करते नो, हैं? फाइल नहीं होता है, मैं क्या थोड़ी सी लीवे है, ऐसा नहीं है। और बड़े मतलब कि अगर कभी किसी आदमी को मेंटेनेंस मिल जाती है तो वो खबर जो है वायरल हो जाती है, क्योंकि गिनती पिछले 4, 5, 6 साल में मैंने मात्र 2 केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे आदमी को मेंटेनेंस कोर्ट ने ग्रांट की, और दोनों केसेस में आदमी एक्सीडेंट के बाद इन्फर्म हो चुके थे, काम करने के काबिल नहीं रह गए थे, और उनकी वाइफ की इनकम बहुत अच्छी थी। आप 18 साल से इस चीज़ में, ऐसा कोई केस आपने देखा हो जो कि बहुत मतलब ट्रॉमेटाइजिंग हो, या कुछ ऐसा कि ऐसा कैसे हो गया? बहुत से केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि एक केस है, बहुत से ऐसे केसेस हैं। बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 10-10 साल जेल में रह के आए हैं उस क्राइम के लिए जो उन्होंने किया नहीं। वैसे तो एक केस मुझे याद है, एक लड़का है रोहतक का है, सीए की तैयारी कर रहा था, उसके ऊपर पॉक्सो का केस लग गया, 5 साल वो जेल में रहा, और आखिर में जब उसे रिहा किया गया, 5.25 साल जेल में रहा, तो जब उसे रिहा किया गया और जज साहब ने उसे डिसीज़न देते हुए ये कहा कि मैं आपके 5 साल वापस नहीं कर सकता, बट मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बट
सिर्फ शर्मिंदा होने से। और आप यकीन मानिए मैंने उस लड़के की जॉब लगवाने की बहुत कोशिश की है, बट उसका फोकस बिल्कुल हिल चुका है। 5 साल 5.5 साल एक 18-19 साल का लड़का जेल चला जाए, वो 5 साल रह के आया हार्डकोर क्रिमिनल के बीच में, उसके साथ क्या क्या अत्याचार वहाँ हुए होंगे, क्या एट्रोसिटीज़ हुई होंगी, सोच के दिल दहल जाता है। और लड़का जो सीए बनना चाहता था, आज एज अ डिलीवरी बॉय कभी मिंत्रा में नौकरी करता है, कभी अमेजन में नौकरी करता है। तो बहुत बुरा लगता है उसके लिए। एक और मित्र हैं, अब मित्र ही कहूँगा, ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो गई थी 304B में। 10 साल के बाद हाई कोर्ट ने, मतलब कि जब जिस दिन से वो जेल गए थे उनकी कभी बेल नहीं हुई थी, ट्रायल कोर्ट में 3 साल के अंदर ही कन्विक्शन हो गई थी। उसके भी 7 साल के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया। ही हैड लॉस्ट हिज करियर। कोई 31 साल का आदमी अगर जेल चला जाए, 10 साल वो जेल में रह के एक झूठे मुकदमे में, आई थिंक बहुत ऐसी खबरें हैं जिनको अगर आप मतलब कि आप उनसे बात करें तो दिल दहल जाता है। उनका बात करने का, ज़िंदगी जीने का सब चेंज हो चुका है। सर, झूठे केसेस जब लगते हैं तो किसी का पूरा करियर ही ख़त्म हो जाता है। और अक्सर जैसा अभी हमने बात किया कि बहुत बायसनेस देखने को मिल रही है जुडिशरी में, तो ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हो सकते हैं जो आदमी अपने साथ कैरी कर सकते हैं या रख सकते हैं? अगेन इट हैज़ टू बी टेलर मेड। आप कभी नहीं कह सकते कि ये कर लिया तो ये हो जाएगा। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि ओनर्स ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द फीमेल। ट्रायल के दौरान, इनिशियली नहीं, एफआईआर के समय नहीं। एफआईआर के समय तो जो लड़की ने कहा वो सत्य मान लिया जाता, बट ट्रायल के दौरान जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है वो स्त्री पे है। तो कंसंट्रेट ऑन डिमोलिशिंग हर स्टोरी। क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में भी आपको अपना केस 51% ही प्रूव करना है। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं, और सिविल केसेस में मेनली डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी और मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो मेंटेनेंस में अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि लड़की कमाती है या कमाने में सक्षम है, या उसके पास या उसके इतर संबंध है, या वो बिना किसी रीज़न के आपसे अलग रह रही है, तो फाइनल मेंटेनेंस बहुत हद तक नहीं लगती है। इंटरिम में भी बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ कोर्ट या तो लिमिटेड टाइम की ड्यूरेशन की मेंटेनेंस देता है कि आप 1 साल के अंदर नौकरी ढूंढ लीजिए, 2 साल के अंदर नौकरी ढूंढ लीजिए, या कई बार बहुत सबसिस्टेंस अमाउंट देता है। चाइल्ड कस्टडी सबसे भयानक केस है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दुख होता है। जिन पुरुषों के बच्चे उनसे ले लिए जाते हैं, उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ता है, और ये आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप ज़्यादा सक्षम हैं बच्चे की देखभाल करने के लिए। बहुत से लोग चाइल्ड कस्टडी मैटर को भी एक डाइवोर्स मैटर की तरह ट्रीट करते हैं। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड उसमें कहीं नहीं लिखा होता, हमेशा ये लिखा होता है लड़की ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। बट इट इज़, यू हैव टू टेलर मेड योर केसेस, तभी कुछ सक्सेस के चांसेस हैं। सब जैसे हम बच्चे की कस्टडी की बात करें, बहुत लोगों के मन में ये गणना है कि 5 साल तक बच्चे की कस्टडी माँ के पास ही जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर ऐसा है तो मेरा केस एक्सेप्शन है, पर ऐसा नहीं है। उसके अंदर लिखा हुआ है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द चाइल्ड हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 5 years शुड बी विद द मदर, और ये सिर्फ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप में। अगर आप वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, और सोल सारे चाइल्ड कस्टडी के मैटर का जो एक पिवट है वो है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके साथ वेलफेयर है, वेलफेयर फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, मेडिकल, इवन रिलीजियस, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। अगर लड़की अल्कोहलिक है, अगर लड़की के इतर संबंध है, लड़की प्रोमिस्कुअस है, ऐसी एक आधी जजमेंट हो सकती है जहाँ ये कहते हैं कि अगर प्रोमिस्कुअस है या एडल्ट्रेस है तो भी बच्चे की कस्टडी वो रख सकती है, पर बाय एंड लार्ज द कोर्ट ग्रांट्स कस्टडी टू द फादर इन सच केसेस खासतौर पे। और पर अगर लड़के में भी वही सब अवगुण हो तो देन द केस बिकम्स एट पैरिटी। फिर उस केस में जहाँ बच्चा होता है वहीं रह जाता है। तो इसके लिए मैं 3 प्रोंग स्ट्रेटजी कहता हूँ। फर्स्ट, डोंट लेट द चाइल्ड गो अवे। इफ़ यू कैन रिटेन द चाइल्ड, रिटेन, क्योंकि केस चलने के बाद काफ़ी लंबे समय तक स्टेटस को ही मेंटेन है। दूसरा, इफ़ यू वांट टू फाइट फॉर चाइल्ड कस्टडी, फाइल द केस एज फास्ट एज पॉसिबल। एंड थर्ड, टेलर मेड द केस फॉर वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। मेरे केस में भी मैंने जिस दिन जेल से बाहर निकला, सबसे पहला काम चाइल्ड कस्टडी केस फाइल करने का। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा सर, जैसे मैंने इनसे पूछा कि ऐसा कोई केस आपने अपनी जर्नी में देखा हो जो आपके लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग रहा हो? नहीं, बहुत केसेस आते हैं ऐसे। तो
जैसे एक रिसेंट केस में हैंडल कर रहा था, उसमें द पर्सन वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड उसकी वाइफ ने उससे जो शादी की थी तो बेसिकली पैसे के लिए शादी की थी, और उसके बाद उसने उसको एक्सटॉर्ट करना स्टार्ट किया। तो व्हाट शी वाज डूइंग वाज दैट उसको ना वो स्लो पॉइजनिंग करती थी, उसके वजह से इट अफेक्टेड हिज हेल्थ। 14 साल तक वो पैरालाइज्ड रहा, बट वो ठीक हुआ ठीक, बट अब रिकवर कर रहा है धीरे धीरे, अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं किया है। वॉन्ट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिज वाइफ, तो उसने कई पुलिस कंप्लेंट भी की है, FIR रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे सिस्टम बोलता है ना कि अगर कॉग्निजेबल क्राइम है, आपके वाइफ ने किया है तो वो FIR हो जाएगा, पर कॉग्निजेबल क्राइम अगर हस्बैंड कर रहा है, कॉग्निजेबल क्राइम होने के बाद भी वो FIR रजिस्टर नहीं होती। बहुत मुश्किल है। He इनफैक्ट is facing that challenge, but प्रॉब्लम इस 14 साल तक वो पैरालाइज रहा, इसके रिलेशनशिप उसके मदर से एकदम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उसको रिकवर करने में टुडे इज ब्रोक एक्चुअली। अब उसकी वाइफ जाते जाते उसके सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स में वो कनेक्ट करके उसके सारे कनेक्शंस करते हैं डैमेज करके, इज नॉट एबल टू रिवाइव दोस कनेक्शंस। सेम चीज़ इवन एक्सटॉर्शन केसेस के अंदर जो एक्सटॉर्शन रैकेट्स चलते हैं, उसमें एक्सटॉर्शन के केसेस दर्ज कराना महिला पे या उसके एक्म्प्लिस पे अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इजी नहीं है, आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए, तभी जाके रजिस्टर होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी रजिस्टर नहीं होता है ना, सो दिस इज द बायसनेस इन द सिस्टम। यू हैव टू मीट द हायर ऑफिशियल्स, DCP तक जाओ, कभी जॉइंट CP तक जाओ, तब जाके कहीं FIR ऑर्डर होती है, और कई बार तो उसमें भी FIR के बाद उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। सर इतना बायसनेस कैसे देखने को मिल सकता है? इट्स अ जुडिशरी, आप मैन वेमेन इक्वल राइट्स यहाँ पे हम बात करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बायसनेस खुल के दिख रहा है, तो इस पे कोई एक्शन नहीं। इक्वल राइट्स नहीं है ना, दिक्कत यही है। डॉक्ट्रिन ऑफ फेमिनिज्म देखिए, ऑन पेपर तो बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सब जगह पर, वुमेन के लिए सबके लिए, बट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इट्स एन इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स नाउ। आप अपॉर्चुनिटी सबको पार्टिसिपेट करने की, बट आप रिजर्वेशन ला रहे हैं, डाइवर्सिटी हायरिंग कर रहे हैं, आप एक्सक्लूसिविटी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, दिस इज नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी, दिस इज इक्वल आउटकम्स। सो पीपल नॉट सीकिंग इक्वालिटी, पीपल आर सीकिंग प्रिविलेजेस। अब ये सिस्टम आपको बिहेवियर सब जगह पर दिखेगा, पुलिस में दिखेगा, जुडिशरी में दिखेगा, सब जगह दिखेगा। और जैसे मैंने कहा, जैसे सोसाइटी का माइंडसेट है ना, दे कैरी अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर वुमेन। It has come through a natural upbringing, through decades of brainwashing, through entertainment media, news media, everything, throwing false narratives, false data. So it's a combination of many things that reflects in your, finally at the end, in judiciary and police system. What are your thoughts on this? देखिए, बिल्कुल मेरा भी कुछ ऐसा मानना है कि अब फेमिनिस्ट की जो फाइट है वो इक्वालिटी या डेप्रिवेशन से बढ़ गई है। अब इट इज़ लाइक हु कैन कंट्रोल मच मोर रिसोर्सेज, और उस पर आ गई है। अब वो एक जो जोक में या मजाक में कहते हैं, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आ गई हैं। काफ़ी जगह पे ये देखा गया है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, लड़कों से ज़्यादा मिलती हैं। चाइल्ड कस्टडी में भी मैं अक्सर एक बात कई बार कहता हूँ, सोचता हूँ कि मदर को, कहते हैं मदर के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पर मदर अगर वर्किंग है तो उसको 6 महीने की छुट्टी मिलती है बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। उस समय फादर काम करने जा रहा होता है, फादर आता है सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बच्चे के साथ खेलता है, तो उसके उतना बॉन्ड बन ही नहीं सकता जितना मदर के साथ बना हुआ उसका। ठीक है, एक अलग चीज़ है। तो ये भी एक कंसेप्ट है। आप किसी भी कंपनी में देख लीजिए, जहाँ भी अगर एक लड़का और एक लड़की इक्वल पे है तो लड़की की हायर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है एट द इनिशियल स्टेज। बट यही अगर आप इसको इन्वर्टेड देखेंगे, एज यू ग्रो अप इन द करियर, वो लड़कियां कहीं छूटती चली जाती हैं। हायर नॉट ओनली जुडिशरी, हायर एचलोन्स ऑफ एनी कॉर्पोरेट कंपनी आप देखो, वहाँ पे स्त्रियाँ कम है, बट लोअर एचलोन्स पे स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। सर कॉर्पोरेट से एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। कॉर्पोरेट में एक कल्चर सा चल गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं, आई थिंक वो कॉर्पोरेट कल्चर में ही देखने को मिल रहा है। इसकी क्या वजह है? मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि जब से एडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज हो गई है, एक भय खत्म हो गया, कोई भय नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल करने का। कॉर्पोरेट में स्त्री और पुरुष
एक साथ उससे ज़्यादा समय बिताने लगे हैं जितना एक पति और पत्नी बिता रहे हैं आजकल। अगर सुबह 8 बजे पुरुष निकलता है, रात को 8-9 बजे घर आता है, 11 बजे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे चले जाते हैं, पर 8 से लेके रात को 8 बजे तक या सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आप किसी और स्त्री या पुरुष के साथ अधिक समय बिता रहे होते हैं। तो वो एक जो है नेचुरल इंक्लिंग है, आपकी अपोजिट एफिनिटी है अपोजिट सेक्स की तरफ, वो बनती है। और दूसरा एक फियर जो है वो ख़त्म हो गया। तीसरी चीज़, सोसाइटी में जो इंडिविजुअलिज्म जो है वो बहुत बढ़ गया है कि मैं, इट इज़ नॉट माई फैमिली, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं, माई प्लेजर, माई आउटकम्स, माई मनी। सो ये सब चीज़ें बढ़ने लगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पीपल आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिजेस। So they can simply get a divorce than killing someone. या सिंपली डिवोर्स नहीं मिलता है ना मैम। Simply तो divorce हस्बैंड को तो मिलता नहीं, simply नहीं मैम। मिलता है। और वाइफ even- चाहिए होगा तो उसको पैसे चाहिए होता है साथ। इवन वाइफ को भी इजीली नहीं मिलता है। हाँ। अगर आप देखें तो अगर कोई भी डाइवोर्स के केस है दिल्ली के अंदर एवरेज लाइफ जो है उसकी 4 साल, तो इजीली तो किसी को भी नहीं मिलता है। इसीलिए केतन तो सिंह- डाइवर्स लॉ में रिफॉर्म की ज़रूरत है। इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए, बिकॉज जब लोग आते हैं ना, 2 चीज़ें उन्हें बॉदर करती है। एक तो फॉल्स केसेस होती है, होते हैं, और दूसरे जो इजी डिवोर्स नहीं है ना, तो यू आर स्टक अप इन दैट मैरिज, यू आर नॉट एबल टू गेट आउट। सो इफ यू रिफॉर्म डिवोर्स लॉज तो कहीं ना 50% कहीं इशू judiciary is to be blamed for this. तो जजेस है नहीं ना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ, अभी दिल्ली के अंदर इतने झूठे केसेस हैं, 287 सेक्शन स्ट्रेंथ है। मैंने आपको बताया 22 जजेस सिर्फ और सिर्फ इतने केसेस देख रहे थे, और फैमिली कोर्ट अलग हैं, लगभग इतनी फैमिली कोर्ट्स होंगी दिल्ली के अंदर। तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप कुछ और कर सकें, आप कुछ और सोच सकें। और ये कोर्ट बर्डन है, 4-4 हज़ार केस हैं एक कोर्ट के अंदर। या तो सेक्शन स्ट्रेंथ बढ़ाइए, या जजेस बढ़ाइए, या आप झूठे केसेस पे लगाम लगाइए। अगर 99% केसेस में से 90% केस भी चले जाएंगे तो जो डिस्पोजल रेट है इट विल बिकम वेरी फास्ट। और क्या करना है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अगर हर जज 10 लड़कियों को भी सजा दे देना झूठे केस में, तो 90% रिडक्शन है। पर प्रॉब्लम ये, एक लड़की को सजा नहीं होती है तो 100 रुपये, 500 रुपये। क्या कहना है, क्वेश्चन ये है कि लड़की अगर जो मरता हुआ आदमी अगर जो कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है, तो जुडिशरी या पुलिस पावर उसको क्यों रिलाई नहीं कर रही, क्यों उसके परिवार इसीलिए तो को बैठे लेके यहाँ चल पे, रही है? यही तो मैं- डिस्कस कर रहे हैं हम। ये आपको ना ट्रायल के टाइम में आएगा। जब ट्रायल के टाइम में जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना, तब कहते हैं। हाँ, बिटवीन द ट्रायल ना, सारा हैरेसमेंट तो बिटवीन द ट्रायल होता है। वो बंदा अरेस्ट भी हुआ होगा 306 में, कितने दिन जेल में रहा होगा? 9 से 10 महीने। वो स्टैंडर्ड होता है आपको 306 या 304 बी में। वो निकला होगा, फिर जाएगा, चार्जशीट फाइल होगी ट्रायल में, तब जाकर अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स। चार्जशीट तो फाइल हो गई होगी, 6 महीने रहा है, 9 महीने रहा है, तो चार्जशीट तो 90 दिन में आ गई होगी। 9 महीने में भी होगी ना, तभी तो रिलीज हुआ नहीं, होगा। 90 दिन में हुई होगी ना। 90 दिन बाद नहीं होती तो वैसे ही निकल आता है। सर 90 दिन तो हो चुके हैं कंप्लीट, 6 साल हो चुके हैं, बट आज तक उसको चार्ज फ्रेमिंग पे नहीं लग पाया है वो। तो बिना पढ़े तो मैं कुछ नहीं बता सकता। इतनी मतलब वो सोचती है कि इस केस को मैं क्यों देखूं, क्योंकि ये रियल ब्रोदर का केस है इसके। आपका Real क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इनका कहना है कि इतने साल से इस बंदे का हैरेसमेंट हो रहा है, डाइंग डिग्री, तो उसको कहा जाना चाहिए कि उसको कोई इसमें इसका इशू नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपको अगर सेशन से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो त्वरित स्पीडी ट्रायल के लिए हाई कोर्ट जाइए। बिल्कुल जाना चाहिए अगर आपको ट्रायल खत्म कराना है। नहीं, इस केस में ना उसके वाइफ के जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने मिसचीफ किया आगे चलकर, ठीक है। तो जब वाइफ जिंदा होती है तो उसने मिसचीफ करती है 498 केसेस में। इस केस में उसके पेरेंट्स ने मिसचीफ किया। तो प्रॉब्लम इज इन द लॉ बेसिकली। आपके लॉ ने ऐसा डिफाइन किया हुआ है कि पूरा सिस्टम उसको मिसयूज कर रहा है। ये मैं जैसे पहले कह रहा था, अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में डेथ हुई है विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो 304 बी की तो एफआईआर दर्ज होगी, मजबूरी है पुलिस। उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट दी हो, जो पहली स्टेटमेंट में नहीं भी थी डॉवरी, तो भी 304 हुई एफआईआर दर्ज। डाउरी स्टेटमेंट होना चाहिए 304 में। चलो ठीक है, अब आपका भी क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इंडिया में अभी प्रेजेंटली या फ्यूचर में कोई मैरिज एग्रीमेंट कुछ है, कोई सिस्टम शादी से पहले, ताकि आजकल लड़के काफ़ी डर रहे हैं, जैसे आपने बताया था शादी से, तो कुछ ऐसा कुछ हो, शील्ड वगैरह था, जैसे फॉरेन में तो है, इंडिया में भी कुछ होए। प्रीनप किससे शील्ड करता है आपको? डॉवरी
से तो नहीं शील्ड करता, 498A से तो नहीं शील्ड करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि डाउरी की डिमांड तो एनी टाइम आफ्टर द मैरिज भी हो सकती है। सो प्रीनप की जो लिमिटेशन है उसको भी समझिए। प्रीनप सब कुछ नहीं, पूरा कोई शील्ड नहीं है। प्रीनप शील्ड है सिर्फ एलिमनी के अगेंस्ट, और जहाँ भी वर्ल्ड ओवर जहाँ भी है प्रीनप, वहाँ पे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कहीं भी प्रीनप नहीं हो सकती। एक उसके अंदर एक मिसयूज प्रिवेंशन क्लोज है जिसको कहते हैं इट कैन नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। मैं जैसे प्रीनप करते हुए ये नहीं कह सकता कि इस शादी से जो भी संतान होगी वो सिर्फ मेरे अधिकार में रहेगी या मेरे पास रहेगी, जो कि आपकी एफआईआर की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में ये लिखा हो कि धोखे से शादी की। उसके अंदर बहुत काम आता है प्रीनप। वैलिड है या नहीं उसके ऊपर विवाद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर कोई अभी तक डिसीजन नहीं आया है, बट कुछ हाई कोर्ट्स ने काफ़ी हद तक प्रीनप्स को वैलिड माना व्हेन इट कम्स टू एलिमनी एंड प्रॉपर्टी डिवीजन। बट कोई चाइल्ड कस्टडी, कोई 498A प्रीनप से प्रिवेंट नहीं होता। सर बट अभी के टाइम पे कोई प्रीनप अग्रीमेंट करा भी रहा है? बहुत करा रहे हैं जितने भी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नरेंद्र मूर्ति के बेटे का डिवोर्स हुआ है, प्रीनप के बेसिस पे हुआ है। गोवा के अंदर जितनी शादियाँ होती है प्रीनप उसके अंदर पार्ट होता है। क्यों संजय दत्त और मान्यता ने गोवा में शादी करी थी, वहाँ पे प्रीनप मान्य है। से पूछा था कि सोशल मीडिया में लड़कियां बढ़ के बोल रही है कि 4 केस आदमियों पे आ गए, तो अब पूरा आदमी समाज खड़ा हो गया कि उनके साथ गलत हो रहा है, जबकि लड़कियों के साथ बहुत पहले से क्राइम होते आए हैं, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। तो अगर क्राइम होते आए थे तो उनके लिए तो कानून बने हुए हैं, इतने सारे कानून मैं गिनाए, अभी भाई साहब ने गिनाए, इतने सारे कानून बने हुए हैं ना लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए तो कोई कानून ही नहीं है। हम तो यही रो रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं एक कानून तो बना दो। 51 कानून है लड़कियों के लिए, आदमी के लिए एक नहीं है। प्लस 3 और कानून आ गए बीएनएसएस में, एक कानून नहीं है लड़कियों के लिए। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम रो रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं मैन कमीशन बनाओ, ताकि कोई चर्चा हो कि आदमियों के लिए भी कुछ बनाओ। कोई मिसयूज क्लोज डालो, जो जितने भी बेनिवोलेंट प्रोविजन है 51 के 51 कानून में एक मिसयूज क्लोज तो डाल दो। नहीं, आपने जो बात बोली ना कि आप जब वुमेन का केसेस चलाती है वही ऑडियंस ज़्यादा देखती है। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, 20 साल से, फ्रॉम निशा शर्मा 20 साल पहले टू ट्विशा शर्मा, अभी ट्विशा शर्मा का चल रहा है ना, मीडिया हैज बीन स्प्रेडिंग लाइज बेसिकली। ट्विशा शर्मा पीपल आर सो कॉन्फिडेंट कि डाउरी डेथ केस है। मैं आपको यहाँ पर लिख के इट्स नॉट अ डाउरी डेथ केस। ठीक है, जब निकल कर आएगा ना मीडिया, सेम फ्रेंजी, सेम सेंसेशन से ये केस नहीं चलाएगी कि देखिए ये डाउरी डेथ केस नहीं था, दैट फेलो वाज इनोसेंट। 20 साल पहले निशा शर्मा का केस था, आप लोग को पता है निशा शर्मा का केस? वो एक मैरिज के दिन जब हस्बैंड बारात लेकर आया था तो लड़की ने मैरिज कैंसिल कर दी। इट बिकेम एन अप्रोर कि दहेज मांग रहा था, सब कुछ कर रहा था। शी बिकेम पोस्टर वुमन इन द एंटायर मीडिया एंटी डाउरी के लिए। एनसीईआरटी में एक पूरा चैप्टर था उसके ऊपर। हाँ, तो ये पूरा प्लेबुक है, मीडिया प्लेबुक है। आप अभी ग्रेटर नोएडा की बात कर रही हो ना, वो पता चला ना बाद में जो जलाया था ना उसने, आप लोग जो बर्न किया था। अच्छा, वो मुझे केस ठीक से नहीं पता, लेकिन जिसने जो जलाया था भट्टी वाला तो केस, दीपिका नागर वाले केस में भी अगर वो कूदी थी तो कोई डेथ नोट थोड़ी ना है। आपका सरबजीत वाला केस है वो झूठा निकला, रोहतक सिस्टर्स वाला केस था वो सारे झूठा झूठे निकला। निकले। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मीडिया जितना सेंशनलाइज करती है, ऑडियंस लेती है, सारे केसेस झूठे होते हैं। अब बाद में मीडिया सेम सेंसेशन लेकर नहीं आती है कि नहीं ये केस झूठा था। दिस इज द प्रॉब्लम। कितने लोगों ने वो किए कि निशा शर्मा का केस झूठा था, बाद में पता चला निशा शर्मा के ऊपर उसकी भाभी ने केस किया, उसके बारे में सारे चुप थे। पोस्टर वुमेन ऑफ एंटी डाउरी केसेस के ऊपर एक डाउरी का केस हुआ, कोई तो उठाता उस बात को। निशा शर्मा बोला ना, हाँ, हाँ। कोई तो कहता उसके ऊपर 498 हुआ कि भैया अब फेमिनिस्ट आके बोलेंगे दिस इज द ओनली फॉल्स केस। हाँ, क्योंकि वो निशा शर्मा पे हुआ, शोनी कपूर पे हुआ था, वो तो बिल्कुल सच्चा। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बस वुमेन का केसेस चलाइए, लेकिन सही केस चलाइए। आपके सारे केसेस झूठे निकलते हैं मीडिया के। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बता रही थी, ऐसा नहीं है कि मीडिया चलाती नहीं है। केतन सिया का जब मामला हुआ, सर ने बोला उस पर एक ही आपने देखा, बहुत सारे चैनल्स पे चला। केस के बाद नहीं, ना क्या ज्यादा चला? फ्रेंजी हुई है मेन के केसेस के ऊपर। मैंने कहा अतुल देखिए, सुभाष वाला अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ है ना, उसके केस के बाद दिस डिस्कशंस वेंट टू द बेडरूम ऑफ द ऑल द हाउसेस। पहले ये नहीं होता था। अतुल सुभाष मैटर वाज फर्स्ट थिंग, जिसके बाद से मेंस राइट पे बात होने लगी है। और अब पीपल आर ट्राइंग टू ओपनली अपोज दिस। अब सोशल मीडिया से काफी फर्क पड़ा है। वी आर एबल टू रेज आवर वॉइस देयर। हम लड़कियों को काउंटर केतन अग्रवाल वाले केस में देयर ब्रिगेड ऑफ वुमेन हु आर जस्टिफाइंग दिस मर्डर। वही है सर।
वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच मान रहे हैं इस चीज़ को। तो फिर अगर अगर हम बोलते हैं तो आप ये तो आपने सवाल उठा दिया कि लड़के बोलना शुरू कर देंगे। तुषार शर्मा के डेथ को, जो कि नहीं है, वो तो हमें क्या मिसोजिनिस्ट और एंटी वुमेन पता नहीं क्या क्या लेबल लग वो तो खैर लगे हुए हैं हमारे साथ, हमारे तो नाम के साथ लगे हुए हैं। आज दी एज सेट्स दी एजेंडा में हमने आदमियों की बात की, किसके साथ गलत हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है, सब मुद्दों को आज हम लेके बैठे थे। ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हम उठाते रहेंगे। आप दी एज न्यूज़ देखते रहिए, बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।